मेंस में आए हुए प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, है ना। तो देखो एक क्वेश्चन है 2023 मेंस में आया था कि 3 डाइज आर रोल्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन द 3 डाइज इज P by Q। अब 3 डाइज को आपने थ्रो किया है और तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आने हैं, है ना। तो मेरा सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 into 6 into 6, क्योंकि एक डाइस पे 6 में से कोई भी एक नंबर आएगा, है ना। अच्छा, अब फेवरेबल केस पे क्या है कि तीनों डाइस पे नंबर जो है वो डिफरेंट आने हैं। अब अगर तीनों डाइस पे नंबर डिफरेंट आने हैं तो पहले डाइस पे मान लो कि तुम्हारा 6 में से कोई एक नंबर आया, तो वो कितना होगा पॉसिबिलिटी? 6। तो दूसरे वाले डाइस पे कितने होंगे? अब 5 ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो दैट इज 5, और तीसरे वाले पे 4। तो फेवरेबल केस जो इवेंट के होंगे वो तो यही हो पाएंगे, 6 into 5 into 4। बोलो भाई, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट ऑल द डाइज हैज डिफरेंट नंबर इज 6 into 5 into 4 डिवाइडेड बाय 6 into 6 into 6। तो ये कितना आ जाएगा? 20/36। 20/36 मतलब 5/9। क्यों भाई? 5/9। इज इट ओके और नॉट? और कह रहा है कि ये चीज P अपॉन Q के फॉर्म में लिखी गई है, तो Q माइनस P। तो व्हाट इज Q माइनस P? 4। तो करेक्ट आंसर इज 4। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया, है ना, कि तीनों पे डिफरेंट नंबर अगर होंगे तो दैट इज 6 into 5 into 4 भी हो सकता है मेरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कर दिया है। 2024 मेंस में पूछा गया। क्वेश्चन क्या था? इफ एन अनबाइज्ड डाइस इज रोल्ड थ्राइस। अब फिर से तो सैंपल स्पेस तो आपका वही हो गया, 6 into 6 into 6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रेटर नंबर इन द ith रोल देन द नंबर ऑब्टेन्ड इन द i-1th रोल। मतलब कि ith रोल पे जो नंबर आएगा वो i-1th रोल के नंबर से बड़ा होगा, ठीक है। तो और i की वैल्यू क्या है? 2 and 3। तो मतलब क्या है कि सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट। i की वैल्यू 2 रखोगे तो फर्स्ट रोल, सेकंड रोल एंड थर्ड रोल, ये 3 रोल जाएंगे। तो अब इसमें फर्स्ट रोल पे जो होगा नंबर वो सबसे छोटा होगा, सेकंड रो वाला उससे बड़ा होगा, थर्ड रो वाला उससे भी बड़ा होगा। इज दैट ओके? तो अब यहां पे आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी, है ना। तो काउंटिंग अगर आप करोगे तो जैसे फर्स्ट रो पे मान लो 1 है, तो सेकंड रो पे अब क्या क्या आ सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी एक आ सकता है। तो सेकंड रो पे आ सकता है 2, 3, 4, 5, 6। यस और नो? अब अगर फर्स्ट रो सेकंड रो पे 2 आ गया तो थर्ड रो पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं? मतलब थर्ड वाले पे 3, 4, 5, 6। तो यानी ये टोटल कितने बनेंगे? 4 केस हैं, 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 1 2 6, 4 केस होंगे टोटल। बोलो, अगर 3 आएगा तो क्या क्या बन सकता है? 4, 5, 6। तो ये कितने केस होंगे? 3। अगर 4 आता है तो 5 और 6 2 केस होंगे। अगर 5 आता है तो सिंगल केस। क्यों भाई? मतलब ये 6 ही होगा, दिस इज सिंगल केस। 6 आएगा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10। इस केस में जब फर्स्ट वाले पे 1 अगर आएगा तो मेरे पास टोटल केस कितने बनेंगे? 10 पॉसिबिलिटी हैं। अब फर्स्ट रो पे 2 आ सकता है, पहले वाले पे 2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब मान लो पहले वाले पे 2 आ गया, तो अब सेकंड वाले पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी? 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 ये पॉसिबिलिटी सेकंड पे आ सकती हैं। अब अगर मान लो सेकंड पे 3 आ गया है तो थर्ड पे क्या क्या आ सकता है? 4, 5, 6। इज दैट ओके? 4, 5, 6। तो ये टोटल कितने केस होंगे इसमें? 3। अगर 4 आ गया तो 5 एंड 6 2। अगर 5 आया तो 6, दैट इज 1 केस। इस पे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 3, 2, 5 और 1 6। तो इस केस में टोटल पॉसिबिलिटी 6। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब मान लो कि फर्स्ट वाले पे 3 आ गया। अब जब फर्स्ट पे 3 आएगा तो सेकंड पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है?
4 5 6, इज दैट ओके? तो 4 5 6, अगर 4 आ गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 5 एंड 6, 5 और 6, तो इसमें है 2 केस, 5 होगा तो 6, तो इसमें है 1 केस। बोलो भाई, 6 पे पॉसिबल नहीं है तो इसमें टोटल केस 3। बोलो। अच्छा, अब उसमें मान लो फर्स्ट वाले पे 4 आ गया, तो 4 5 6 एक सिंगल केस ही हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे अगर 4 आ गया तो सेकंड पे होगा 5 और लास्ट पे होगा 6, तो ये एक सिंगल केस होगा। तो टोटल केस अगर आप देखो तो 10 6 16 3 19 और 1 20, तो टोटल पॉसिबल केसेस फेवरेबल जो है इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो कितने हैं? 20। और हमारा सैंपल स्पेस कितना है? 216, तो 20 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 कैलकुलेट करो तो ये प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? 5 अपॉन 54। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसकी वैल्यू अगर काउंट करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 5 अपॉन 54। समझ में आया कि नहीं कि हाउ टू कैलकुलेट दिस वन? तो एक अच्छा क्वेश्चन था, 2024 जेई में पूछा गया है मेंस में। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, ये भी जेई मेंस 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में है लेट अजय विल नॉट अपीयर इन द जेई एग्जाम विद द प्रोबेबिलिटी 2/7। अजय के ना अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी है, तो अजय के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/7। ओके, while both Ajay and Vijay will appear in the exam with the probability Q is equal to 1/5। ये दोनों के appear होने की है। बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि अजय के appear होने की probability को मैं ऐसे दे रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? 5/7 अजय के appear होने की है ना, और probability है, सॉरी P, और प्रोबेबिलिटी अजय एंड विजय बोथ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दोनों अपीयर कर रहे हैं, तो दिस इज 1/5। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? देन द प्रोबेबिलिटी दैट अजय विल अपीयर इन द एग्जाम एंड विजय विल नॉट अपीयर इन द एग्जाम। अजय तो अपीयर करे लेकिन विजय अपीयर ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे करोगे? दोनों ऑब्वियसली अजय के अपीयर और उस पर कोई डिपेंड तो करेगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1/5, दिस इज 5/7 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ विजय, तो प्रोबेबिलिटी विजय की जो होगी वो है 7/25, 7/25। इज दैट ओके? बोलो। अच्छा, अब देखो, अगर आप वेन डायग्राम बनाए, दिस इज अजय एंड दिस इज विजय, ओके, तो देखो अजय की टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 5/7, ध्यान से समझना। और ये कितनी है? 1/5। तो जो ये रेस्ट पोर्शन है ये कितना होगा? 5/7 माइनस 1/5। बोलो, तो ये कितना आएगा? 25 में से 7 गया 18। बोलो, दैट इज 18/35, वो ये वाला पोर्शन है। और प्रोबेबिलिटी विजय कितनी है? 7/25, और उसमें से ये वाला पोर्शन कितना है? 1/5। तो ये कितना होगा? 7/25 माइनस 1/5, तो ये कितना हो गया? 5/25, दैट इज 2/25। बोलो, दिस इज 2/25 है ना। 18/35 कौन सा पोर्शन है? जिसमें अजय तो अपीयर हो रहा है लेकिन विजय नहीं हो रहा, सिर्फ ये वाला पोर्शन है। इज दैट ओके? मतलब कि ये वाला पोर्शन देखिए, ये पोर्शन जो तुम दिखा रहे हो, दिस पोर्शन इज 18/35, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा? दैट इज प्रेजेंट इन अजय बट नॉट इन विजय। और वो क्या कह रहा है? दैट अजय विल अपीयर इन द एग्जाम, विजय विल नॉट अपीयर। तो कितना हो गया? 18/35। तो व्हाट इज द आंसर? तो बी इज द करेक्ट। इज दैट ओके? तो ये अच्छा क्वेश्चन था, वेन डायग्राम हमको यूज करना था।
चूंकि दोनों के अपीयर होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका यूज तुम्हें करना था एंड देन यू सॉल्व इट। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है ये चीज? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। ये भी मेंस 2025 में 24 में सॉरी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या था? एन अर्न कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 9 ब्लैक बॉल्स। ओके, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। 4 बॉल्स के 2 सक्सेसिव ड्रॉज हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। The probability that the first draw gives all the white balls and the second draw gives all the black balls is, कैसे करेंगे इसको? छह व्हाइट हैं और 9 ब्लैक हैं, तो ये अर्न है तुम्हारा। इसमें 6 व्हाइट बॉल्स हैं और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। ओके, 2 सक्सेसिव ड्रॉज ऑफ 4 बॉल्स आर मेड विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब पहले वाले में 4 बॉल उसने निकाला, ओके, और फिर दूसरे वाले से 4 बॉल निकाल लिया, है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। मतलब जब तुमने निकाला तो उसको रिप्लेस नहीं कर रहा है। ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रॉ गिव्स ऑल द व्हाइट बॉल्स एंड द सेकेंड ड्रॉ गिव्स ऑल द ब्लैक बॉल्स इज, कि पहले वाले में चारों व्हाइट बॉल्स आ जाएं और दूसरे वाले में चारों ब्लैक बॉल्स हो, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे करेंगे? 6C4 फर्स्ट ड्रॉ पे अगर आएगा तो दैट इज 6C4। 6 मेरे पास टोटल व्हाइट हैं, उसमें से 4 निकाला और टोटल मेरे कितने हैं? 15, तो 15C4। ये फर्स्ट ड्रॉ के व्हाइट हो गए, है ना। अब सेकेंड ड्रॉ में, जबकि सब्जेक्टेड टू कंडीशन फर्स्ट ड्रॉ के व्हाइट ही थे, तो सेकेंड ड्रॉ में क्या आ जाएंगे तुम्हारे पास? अब हमारे पास ऑल ब्लैक्स होने चाहिए, तो ब्लैक कितने हैं? 9। इनमें से 4 निकल के आएंगे, तो दैट इज 9C4। समझ में आ रही मेरी बात? और डिवाइडेड बाई 11C4। इज दैट ओके? तो दिस इज द टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो क्या आएगा आंसर? आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वट एवर बी द वैल्यू दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई मेरी बात? कि पहले ड्रॉ में व्हाइट है और सेकेंड ड्रॉ पे ऑल द बॉल्स आर ब्लैक विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेस कर देते तब ये 15C4 हो जाता। क्लियर? बोलो भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी 2024 मेंस में आया था। ए फेयर डाई इज थ्रोन अंटिल 2 अपीयर्स। उसका कहना है कि एक फेयर डाई को हम थ्रो करते हैं और तब तक तुम थ्रो करते रहोगे जब तक कि 2 अपीयर ना हो जाए। ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट 2 अपीयर्स इन द इवन नंबर ऑफ द थ्रोज इज। तो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि 2 जो है वो इवन नंबर ऑफ थ्रो में आएगा। ठीक, तो देखो सबसे पहली चीज, 2 के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। तो अपन मान ले रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी अपीयर 2 जो है वो 1/6 है। तो 2 के ना अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी 5/6, इसको मान लो Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज 5/6। अब कोई भी इवेंट है जिसमें इवन नंबर पे 2 अपीयर हो जाए, है ना, तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, और इवेंट मेरा क्या है कि 2 अपीयर इन द इवन नंबर। तो देखो अब क्या होगा, पहला थ्रो हमने किया, उस पे 2 नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी Q, और सेकंड थ्रो किया, आ गया, दैट इज P प्लस। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पहला थ्रो किया नहीं आया, दूसरा किया नहीं आया, तीसरा किया नहीं आया, चौथे पे आया, तो दैट इज Q इंटू Q इंटू Q इंटू P प्लस। अब पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे नहीं, चौथे पे नहीं, पांचवें पे नहीं, तो Q की पावर 5P प्लस। अब 7 बार नहीं होगा और 8वें पे आएगा, बोलो भाई, तो Q की पावर 7P प्लस एंड सो ऑन, ये अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अब इस पूरे में अगर तुम देखो तो P इंटू Q कॉमन आ रहा है, तो दिस इज 1 प्लस PQ कॉमन लोगे तो Q स्क्वायर
प्लस क्यू की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट जीपी देगा। इस इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होगा? 1/1 माइनस क्यू स्क्वायर। बोलो अरे हाँ या ना? तो दिस इज पी क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं। पी कितना है? 1/6 इंटू क्यू कितना है? 5/6 अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज 25/36। तो 36 में से 25 गया 11 और ऊपर आएगा 5, तो 5/11। बोलो भाई, तो आंसर इज 5/11। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया है ना? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, है ना, जिसमें इनफाइनाइट जीपी बनेगी। तो ध्यान रखना कि हमको किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। क्लियर है ये चीज? बोलो भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 3 अप टू 50। मतलब 1 से लेके 50 तक के नंबर दिए गए हैं और इसमें से एक इंटीजर रैंडमली चूज किया गया है। ठीक। The probability that the chosen integer is a multiple of at least 1 of 4, 6 and 7 is, मतलब वो क्या निकलवा रहा है? बेसिकली A यूनियन B यूनियन C, ये आपसे वो कैलकुलेट करवा रहा है। क्योंकि एटलीस्ट वर्ड है और मैंने पहले भी कह रखा था कि एटलीस्ट का मतलब है कि A यूनियन B यूनियन C, यूनियन हमेशा रहेगा। तो 4 का मल्टीपल हो, 6 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो, है ना? तो सबसे पहले आप निकाल लो कि मल्टीपल नंबर ऑफ 4, तो 4 के कितने होंगे? नंबर कितने हैं? 50, तो 50/4 हम कर लेंगे, है ना? दैट इज 50/4। तो ये कितने दे देगा? 12। यस और नो? अच्छा, नंबर जो 6 से डिविजिबल हो, दैट इज 50/6, कितना आएगा? 8 आ जाएंगे। नंबर जो डिविजिबल हो 7 से, कितने होंगे भाई? तो 50/7, तो कितना आएगा? 7। फिर नंबर जो डिविजिबल, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, तो नंबर जो इन दोनों के इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है? 12 भी तो हो सकता है। जो नंबर 12 से डिविजिबल होगा वो 6 और 4 दोनों से ही डिविजिबल होगा, नहीं होगा? बोलो, तो वो 12 होगा। यस और नो? तो जो नंबर जो 12 से डिविजिबल वाले, तो 12 से डिविजिबल, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर नहीं है ना, इसलिए। तो वो कितने हो जाएंगे? 50/12। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा? नंबर जो डिविजिबल, यहां 12 की जगह पे मैं लिख दूं अगर 4 इंटरसेक्शन 6, तो वो ज्यादा बेटर होगा। दैट इज 4 इंटरसेक्शन 6। यस और नो? 4 इंटरसेक्शन 7। अब देखो यहां ये वो है, तो ये 28 होगा, है ना? तो 28, तो 50/28 एक ही नंबर होगा। बोलो। अच्छा, n जो कि तुम्हारा 6 और 7 से हो, ये कितने होंगे? 50/42, ये भी एक ही नंबर होगा। और फिर n जो तीनों से डिविजिबल हो, जो 4, 6, 7, कोई नंबर होगा? ऐसा कोई नंबर नहीं होगा 0 से 50, 1 से 50 के बीच में जो हो। तो 4 इंटरसेक्शन 6 इंटरसेक्शन 7, दिस इज 0। इज दैट ओके? तो n 4 यूनियन 6 यूनियन 7, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, काउंट करो, 12, 8, 20, 27, माइनस दिस दिस दिस, 4, 1, 5 और 1, 6, दैट इज 21। बोलो भाई। और चूजन है, तो 50 में से कोई एक नंबर चूज करोगे तो दैट इज 50। तो सैंपल स्पेस इज 50। बोलो भाई, सैंपल स्पेस इज 50 और फेवरेबल केसेस है मेरे पास 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी हो जाएगी? 21/50 कितना आएगा? 21/50। तो 21/50 इज योर आंसर। इज दैट ओके? तो बी इज द करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। नेक्स्ट देखो, कहते हैं 2 इंटीजर्स x एंड y आर चोजन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट 0 to 10।
ओके, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5, कैसे होगा ये? सैंपल स्पेस क्या होगा इसका? व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस वन? बोलो। सैंपल स्पेस होगा 11 इंटू 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 इंटीजर्स हैं, पहले वाले का सेलेक्ट करने के 11 और चूंकि विद रिप्लेसमेंट है तो दूसरे वाले का सेलेक्ट करने के भी 11, तो सैंपल स्पेस इज 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, यस और नो? अच्छा, अब वो कंडीशन दे रहा है कि मॉड x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5, तो अब ये कैसे होगा? ओके, इन्होंने कहा कि सर हम लोग एक एक कंडीशन लगाते जाएंगे, कि जैसे हमने दे दिया कि x की वैल्यू पहले 0 दे दी, तो y की पॉसिबिलिटीज मेरी जो आएंगी वो होंगी 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हैं। इज दैट ओके? फिर x को मैंने दिया 1, है ना, तो जब x की वैल्यू 1 दे देंगे तो y के पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी? 7, 8, 9, 10, बोलो भाई। 7, 8, 9, 10, तो दैट इज 4। अब मैंने x को दिया 2, तो 2 जैसे ही दोगे तो वहां 8, 9, 10, 3 पॉसिबिलिटी होंगी। 8, 9, 10, दैट इज 3। फिर x को तुमने दिया 3, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी? 9 एंड 10, बोलो। फिर तुमने x को दिया 4, तो y पे क्या होगी? 10। अब क्या होगा? y एग्जैक्टली। अब देखो x और y आपस में इंटरचेंज भी हो सकता है, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 5, तो उन दोनों का डिफरेंस -5 से +5 के सॉरी ग्रेटर देन 5 है, तो -5 से छोटा होगा या 5 से बड़ा होगा, तो इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 5, 4, 9, 3, 12, तो 14, 1, 15 इंटू 2, 30। तो टोटल फेवरेबल केस मेरे पास कितने होंगे? 30। तो फेवरेबल केस इज 30 और टोटल सैंपल स्पेस इज 121। तो 30 अपॉन 121 कितना आएगा? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? गुड, करेक्ट। समझ गए ये कैसे होगा? और ये समझ में आया ना कि ये दो हमने कैसे क्यों मल्टीप्लाई किया? समझ में आया है ना? क्योंकि चेंज हो सकता है ना कोई भी चीज, है ना। अब जैसे मान लो कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 6 लेता, तो अब y मेरा कहां से चलता? 0 और 1 आ सकता था, तो जो ये 4 के लिए लियो वही चीज वहां पे 6 के लिए चालू हो जाएगा। समझ गए? तो इसलिए वो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब a coin is based so that a head is twice as likely to occur as a tail. क्या कह रहा है? A coin is based so that a head is twice as likely as to occur as a tail. मतलब कि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी टेल के आने की प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम्स है, ठीक है। और दोनों का सम क्या होगा? 1। तो अगर हेड की आने की प्रोबेबिलिटी और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी का 2 टाइम्स है, तो 2p है ना। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि p जो है वो 2q के बराबर है, जहां पे p मेरा क्या है? हेड के आने की प्रोबेबिलिटी है, और q मेरा किसकी है? टेल के आने की। और p प्लस q की वैल्यू 1 होगी, तो यहां से q की वैल्यू हो जाएगी 1/3 और p की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इज दैट ओके? बोलो, ये तो समझ में आ गया? सिंपल। अच्छा, इफ द कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अब कॉइन को 3 बार टॉस किया गया, ठीक, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स एंड 1 हेड इज। अब 2 टेल हो और 1 हेड हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कैसे करेंगे इसको? तीन बार टॉस किया गया, 2 हेड नहीं सॉरी 2 टेल्स एंड 1 हेड, क्या होगा? पॉसिबिलिटीज देखो क्या क्या हो सकती हैं। टेल टेल हेड, हेड टेल टेल,
टेल हेड टेल, और कोई पॉसिबिलिटी होगी? और तो कुछ होगी नहीं, तो बस तो आपको ये तीनों के लिए सॉल्व कर लेना है। इसके लिए क्या आ गई, टेल टेल कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 2/3, तो 1/3 का स्क्वायर इंटू 2/3, हर एक के लिए सेम होगी, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। इज दैट ओके? बोलो, तो बस सॉल्व कर लो, कितना आएगा, तो 2/9, तो 2/9 है कोई ऑप्शन? यस, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं? है ना, क्योंकि ये तीनों यही पॉसिबिलिटीज बनेंगे सिर्फ, जिसमें 2 टेल होगा और 1 हेड होगा। यस और नो? समझ में आया? नेक्स्ट देखो, ये देखो जेई एडवांस 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, ये एडवांस में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 3 स्टूडेंट S1, S2, S3 आर गिवन ए प्रॉब्लम टू सॉल्व, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब उसने कहा कि ये इवेंट को आप देखिए, इवेंट यू उसने कहा है एटलीस्ट वन ऑफ S1, S2, S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। मतलब, तो मतलब उसने S1 यूनियन S2 यूनियन S3 की बात करी है, हाँ या ना? ओके। वी उसने इवेंट दिया है जिसमें S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, फिर इसी तरह से उसने W एक इवेंट दिया है और T एक इवेंट दिया है, और सबकी उसने प्रोबेबिलिटी यहां पे दे रखी है कि प्रोबेबिलिटी U, प्रोबेबिलिटी V, प्रोबेबिलिटी W इतना है, तो प्रोबेबिलिटी T यानी S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इस बात की क्या होगी? कैसे करेंगे इसको? हमने पहले बताया ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप तुरंत क्या करिए, वेन डायग्राम बना लीजिए। तो चलो वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये मान लो S1 है, ये S2 और ये S3। अब क्या करेंगे, सबको नंबरिंग दे देते हैं, तो लेट इट बी A, B, C, D, E, F, G। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो U यानी क्या है, इनका तीनों का यूनियन है ना, तो वो क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G इज 1/2, हाँ या ना? समझ में आ रहा? तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G इज 1/2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना? अब जरा गौर करो, V क्या कह रहा है, S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3, मतलब वो S1 में तो है लेकिन S2 और S3 में नहीं है। तो देखो वो तो सिर्फ A है, A ऐसी चीज है जो S1 में है लेकिन S2 और S3 में नहीं है। इसका मतलब वो किसकी वैल्यू ये दे रखा है, A की वैल्यू, तो A इज 1/10। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? अरे बोलो भाई। S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। S2 तो कर ले रहा है लेकिन S3 नहीं कर पा रहा है। तो S2 तो कर लेगा लेकिन S3 नहीं कर पाए, तो वो B प्लस C है, तो B प्लस C की वैल्यू उसने दी है 1/12, तो B प्लस C इज 1/12 थर्ड। अब वो कहता है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, S3 कर ले, तो वो क्या है, D प्लस E प्लस F प्लस G की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, यानी तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है D प्लस E प्लस F प्लस G। यस और नो? यही तो S3 है ना? तो देखो B प्लस C की वैल्यू तुम्हें दी है, A की वैल्यू दी है, तो इन दोनों को ऐड करके 1/2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट द आंसर, हाँ या ना? तो जरा निकाल के बताओ कितना होगा। दैट इज 1/2 माइनस 1/10 माइनस 1/12, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। कितना आया? 19/60। 19/60 चेक कर लो भाई, करेक्ट है? तो 19/60 इज द आंसर। तो देखो वेन डायग्राम से कितना इजी था ये, यस और नो? ऐसे नहीं तो ये पढ़ो तो लगेगा कि भगवान जाने ये क्या करना होगा मेरे को, यस और नो, है ना? लेकिन वेन डायग्राम जैसे ही तुम बनाओगे तो यू कैन इजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना? तो इसलिए जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, है ना?